अर्जेंटीना में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा गठबंधन टूट गया है। वहां महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि सरकार गिर गई है। यही हमारा मजमून है और उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या सियासी समीकरण रहे, क्यों सरकार गिरी है, बीजेपी ने क्यों विड्रॉ किया है। तमाम पहलुओं उनको छूने की कोशिश करेंगे। इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं कि 3 साल से गठबंधन की सरकार चल रही थी, कई मर्तबा ऐसे हालात बने, लेकिन सरकार अब गिरी है। राम माधव ने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए यह सूचना दी कि अब लंबे समय तक ये नहीं चल सकता, राष्ट्र धर्म हमारे लिए पहले है। किस तरह का राष्ट्र धर्म, क्या बातें सामने आई हैं, वो तमाम आप बात सुनिए। मजमून क्या है आज के हमारे एजेंडे का, और फिर हमारे पैनलिस्ट हम जिनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओकार सिंह लखावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरसी चौधरी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए। जम्मू कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों में है। खंडित जनादेश से सरकार बनाने के बाद अब फिर से जनादेश खंड खंड है। आतंकवाद, पत्थरबाजी और आर्मी एक्शन के बीच जम्मू कश्मीर की सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा ने गठबंधन वाली सरकार से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं, तो इधर कांग्रेस का हाथ पीडीपी का साथ देने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा। नेशनल कांग्रेस ने भी समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है, तो उधर भाजपा ने राज्य में राज्यपाल शासन की पहले से ही मांग कर दी है। महबूबा की पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा कि हमने सभी की सहमति से निर्णय लिया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर सरकार से भागीदारी वापस लेगी। माधव ने कहा कि जनता के जनादेश को ध्यान में रखकर हमने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाने का निर्णय लिया था, लेकिन पीडीपी बीजेपी गठबंधन को लेकर आगे चलना संभव नहीं हो रहा था। ऐसे में समर्थन वापस लिया गया है। In order to bring control over the situation prevailing in the state, we have decided that it is time the reins of power in the state be handed over to the governor. राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। भाजपा के गठबंधन तोड़ने के साथ ही महबूबा ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस पूरे मसले पर कांग्रेस ने पीडीपी पर कम और भाजपा पर ज्यादा निशाना साधा है। जब से बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पहली दफा सरकार में कदम रखा, तो हमने उसी दिन बताया था जी कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी शुरू हो गई। आखिर क्यों तोड़ा गया गठबंधन, इसको लेकर सवाल लाजमी है, जिसका जवाब बिना सवाल के ही बीजेपी ने दे दिया। फैसले के बाद बीजेपी नेता राम माधव ने कहा कि हमने गृह मंत्रालय, जम्मू कश्मीर की 3 साल में कामकाज, सभी एजेंसियों से राय लेकर यह फैसला किया है। राम माधव ने कहा कि 3 साल पहले जो जनादेश लाया गया था, तब ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण ये गठबंधन हुआ, और तब सरकार में 2 मुख्य लक्षण थे, जिसमें शांति और विकास सबसे अहम हिस्सा था। तीनों हिस्सों में विकास करना था, इसके साथ ही हमने गठबंधन किया। राम माधव ने बताया कि आज जो परिस्थितियां बनी हैं, इसमें कश्मीर घाटी में आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम माधव ने कहा कि कश्मीर में जो हालत बन रहे हैं, उसमें प्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में आ गई है। हालांकि इस दौरान माधव ने कहा कि केंद्र ने 3 साल तक राज्य को पूरी मदद दी, कई सारे प्रोजेक्ट्स भी लागू किए। शांति स्थापित करने के लिए रमजान महीने में सीज फायर लागू किया था। आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में। महबूबा सरकार के गिरने के साथ ही अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या होगा। 87 विधानसभा वाले राज्य में फिलहाल भाजपा के खाते में 25, बीडीपी के खाते में 28 और कांग्रेस के पास 12, एनसी के पास 15 सीटें हैं। वहीं अन्य के खाते में 7 सीटें हैं। बहुमत के लिए 44 का आंकड़ा जरूरी है, लेकिन पीडीपी का कांग्रेस और एनसी का समर्थन से इनकार के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में आम चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर का सियासी ड्रामा किस मोड़ पर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। यही रिपोर्ट है जब राम माधव मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अब लंबे समय तक वहां नहीं चला सकते। हम कोशिश कर रहे थे कि वहां हालात सुधरने चाहिए। चुनी हुई सरकार, जनता का जो एक जनमत था उसके हमने कद्र की थी, उसके हमें परवाह थी, लेकिन अब नहीं चल सकता। हमने कोशिश की 3 साल तक इश्यूज को सॉल्व करने की, लेकिन पीडीपी जिसके नेतृत्व में हम सरकार चला रहे थे वो टोटली फेल्योर रही है। विफलताओं की वजह से हम अब आगे नहीं चला सकते। हमारे पैनलिस्ट के पास में हम लौटना चाहेंगे और औकार सिंह जी लखावत साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। लखावत साहब, ये बिल्कुल अचानक ये डिसीजन, और रमजान में पूरी तरह से महबूबा की जो बात उन्होंने कही थी कि सर्च ऑपरेशन को टाला जाना चाहिए, राजनाथ सिंह जी ने इस बात को खुलासा भी किया है कि वहां सरकार की इच्छा है कि वहां पर सर्च ऑपरेशन को टाला जाना चाहिए। पाक रमजान का महीना है और इस वजह से उसको टाला गया था। अभी लेकिन अचानक तुरंत बाद ही विड्रॉ कर रहे हैं और सरकार वहां गिर चुकी है, तो क्या इसके मायने हो सकते हैं? देखिए, अचानक ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि एक लोकतंत्र का तकाजा था कि वहां एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने, क्योंकि अलगाववादी ताकत कभी ये नहीं चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सरकार बने या कोई चुनी हुई सरकार हो। वो चुनाव के बहिष्कार की घोषणाएं बराबर करते थे और वो पाकिस्तान के इशारे पर और एक तरह से पाकिस्तान के प्रतिनिधि के नाते इस देश में काम कर रहे थे। हमारा ये मानना है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर हम चाहते ये थे कि देशभक्ति और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों की ताकत मजबूत हो, और इसलिए कोई भी हो, सवाल है कि वहां डेमोक्रेसी और भारत, ये दोनों चीजें वहां विद्यमान होनी चाहिए। और इस दिशा में जब काम हुआ तब ये लगा कि लॉ एंड ऑर्डर के जो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लेकर के मुफ्ती जो उनकी सरकार थी वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। जो बार बार उनसे कहा जा रहा था तो वो उसको ठीक प्रकार से संभालने की स्थिति में नहीं थी, और इस बात पे जिद की हुई थी कि युद्ध विराम जारी रहना चाहिए। जब रमजान के महीने में युद्ध विराम एक जेस्चर के लिए कि चलिए एक मैसेज है कि एक पवित्र महीने के अंदर यदि युद्ध विराम रहता है तो आपका व्यवहार कैसा रहता है, आप कैसा एक्ट करते हैं। उन्होंने हमारी सेना पे हमले किए, हमारे अनेक लोग हताहत हुए, वहां पत्रकार हैं उनकी हत्या कर दी गई, जो कुछ भी वहां बोलता है। और इसलिए राष्ट्र के टोटल हित में जो लगा यही था कि ऑपरेशन ऑल आउट चलना चाहिए, और जब तक आतंकवादी वहां हैं उसको समूल नष्ट करने की जो सरकार की नीति है। और अभी जो सरकार ने एक बात कह रखी है कि विदेशी अगर पाकिस्तान वाला हमला करता है तो उससे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको एक्शन लेना चाहिए, और वो आर्मी अपना एक्शन ले रही थी। परंतु इस रमजान के महीने को इन्होंने जो ऐसे तत्व थे, जो राष्ट्र विरोधी तत्व थे, उन्होंने इसको कमजोरी समझा, और मुफ्ती सरकार जो बार बार इसको आगे बढ़ाने के लिए पक्ष में कह रही थी, हिंदुस्तान की जनता का मानस नहीं हो सकता, देश के हित में नहीं हो सकता, इसलिए हमने हमारा समर्थन वापस लिया। जी चले, आरसी चौधरी जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, हमारे साथ में हैं। आरसी, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि सरकार वहां गिर गई है और कांग्रेस से कुछ चल रहा था कि शायद हो सकता है कि एनसीपी कांग्रेस मिल करके, लेकिन महबूबा ने भी इनकार किया और कांग्रेस ने भी खारिज कर दिया कि हम साथ नहीं जाएंगे। सरकार गिरी है, 2 साल पहले चुनाव की ओर जाना पड़ेगा, या फिर राज्यपाल शासन, जब तक हालात वहां सामान्य नहीं होंगे, रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक वहां चुनाव भी नहीं हो सकते। कुछ ऐसी स्थिति है वहां पे। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि पहले से ही मालूम था सरकार विफल रह रही है, और लेकिन महबूबा का जो एजेंडा सामने आ रहा है कि वार्ता अगर कोई भी होती है तो पाकिस्तान को साथ में लिया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? योगेंद्र जी, 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब वहां लोकसभा चुनाव के अंदर जम्मू और कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा विश्वास किया था और 60% के लगभग मतदान करके उसके अंदर लोकतांत्रिक मूल्य के अंदर अपना विश्वास जताया था। जब से भाजपा और पीडीपी की गठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार पे एक 16वीं सदी की कहावत है, एक छोटी सी कहावत है, जो कोई पाप करता है वो एक साधारण मनुष्य है, जो कोई पाप करके दुखी होता है वो एक अच्छा मनुष्य है, और जो पाप का पश्चाताप करे वो एक सच्चा मनुष्य है। लेकिन जो पाप करके प्रसन्न हो और अहंकार करे वो मनुष्य नहीं, राक्षस है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं कह सकता। आपके जो तमाम जो दर्शक हैं
इन दर्शक इसके अंदर जो भी उनको लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने विवेक से उस पर सोच सकता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की जो 25 सीटें जम्मू में आई, श्रीनगर के अंदर पीडीपी की 28 सीटें आई, दोनों किस मुद्दों के अंदर चुनाव में गए थे और चुनाव से पूर्व दोनों ने क्या बातें कही थी। 3 साल के आपसे छोटा सा सवाल, मैं छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बातें अगर कुछ दिन पहले जब हम ध्यान होगा कि कर्नाटक के मुद्दे को लेकर के जब हम चर्चा कर रहे थे तो यही बात सामने आ रही थी। ये बात जब बीजेपी कह रही थी तो ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में देखे, तो मुझे लगता है कि इसका जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीजेपी पे आज बात कर रहे हैं तो वही सब कुछ आप लोगों ने कर्नाटक में किया है। तो मुझे लगता है कि हम थोड़े से मुद्दे से डाइवर्ट होंगे, क्योंकि आज यही जो बात हम कर रहे हैं यही कांग्रेस का ऑब्जेक्शन था कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। योगेंद्र जी, 3 साल पहले सत्ता के लोलुप होके जब दोनों दलों की एक कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, सिर्फ सत्ता भोगने के लिए, और 3 साल के अंदर दोनों ही दलों ने सिर्फ चरमपंथी लोगों को पोषक किया, चरमपंथी लोगों को खुराक दी, वहां के ताने बाने को बिगाड़ दिया। वहां पे सामाजिक हो, चाहे जम्मू और श्रीनगर का क्षेत्रीय हो, चाहे वहां पे धार्मिक हो, चाहे कहीं और हो, इन 3 साल के अंदर जम्मू के अंदर जो कश्मीरियत की बात होनी चाहिए थी, जो जमहूरियत की बात होनी चाहिए थी, जो इंसानियत की बात होनी चाहिए थी, दोनों ही दलों को कहीं वो नजर नहीं आई। वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता लोलुप होकर कुर्सी के लिए एक बात बिना वैचारिकता के एक गठबंधन किया, और उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि आज मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लखाओ साहब पास में जाना चाहूंगा। लखाओ साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि जब गठबंधन हो रहा था तब से ये महसूस किया जा रहा था, कई विश्लेषकों ने भी लिखा इस बात को कि यह कांटों भरा ताज है गठबंधन की सरकार बनाना सहज नहीं होगा। दूसरा, 80,000 करोड़ रुपए का आप लोगों ने जिक्र भी किया। आज राम माधव जी इस बात को कह रहे थे कि हमने वहां के स्टेट के डेवलपमेंट का पूरा ख्याल रखा। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आप पैसे भी वहां पे दे रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा हमने पैसे दिया, आउट ऑफ द वे जाकर के हम लोगों ने वहां पे हेल्प की है। और गठबंधन का भी जो आपका कॉमन मिनिमम जो एक एजेंडा होता है आजकल गठबंधन का, विचारधारा हो नहीं हो लेकिन एक अपने एजेंडे पे चलते हैं, वो भी आप लोगों का तय था। देखिए, जम्मू और कश्मीर बाकी देश के अन्य हिस्से से भिन्न प्रकार की परिस्थिति है वहां। तो ये जब से कांग्रेस की सरकार नेहरू जी के पीरियड में हुई थी, वहां आपको मालूम होगा अब्दुल्ला साहब को मुख्यमंत्री बनाया, बाद में उसको देशद्रोहिता के आरोप में DIR में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके लड़के के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार चलाई, आधे गुलाम नबी साहब रहे, आधे में के अंदर उमर अब्दुल्ला रहे। इसलिए मेरा ये कहना है कि जिनकी पैदाइश है, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आज हमारे लिए दूसरा था। हमारे लिए कश्मीर कोई एक सत्ता या सरकार का विषय नहीं है। हमारे सामने विषय ये है कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये बार बार ये बात कही जा रही थी कि यहाँ हमारी चुनाव का बहिष्कार हो रहा है, लोग इलेक्टेड सरकार नहीं है। अब जो कुछ भी 12% 13% पोलिंग के ऊपर सरकारें बनाई है। मैं इसलिए लोकतंत्र की ज्यादा व्याख्या करेंगे तो मेरे पास विस्तृत डेटा है उसका, और किसने क्या किया मैं उस इतिहास को सामने रख देता हूं। पर मेरा यह कहना है, हमारे सामने और संपूर्ण देश के सामने चुनौती यह है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। वहां की जनता डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। हम उससे एक अलग से बात, कई मुद्दों पर विभिन्नता होने के बावजूद भी हम इस डेमोक्रेसी जम्मू और कश्मीर के अंदर सारे विश्व को ये बताने के लिए हम लोग चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर काम करे, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू और कश्मीर में हमने 12-12, 13-13, 14-14% में सरकारें चुनी गई जब चुनाव के बहिष्कार होते थे। और मैं कांग्रेस के मित्र से भी कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, एक लंबे संघर्ष का विषय है। अगर उसके इतिहास पर चर्चा करेंगे तो प्याज के छिलके उछलेंगे। सवाल है कि कश्मीर जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिस प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेशन को पिछले 40-50 साल से उसको झेल रहा है, हमने 65 का युद्ध उस मोर्चे पे लड़ा है, उसके बाद 71 के उसको हमने जोड़ा है, हमने कारगिल और उसके आसपास वाले इलाके के समय भी क्षेत्र को हमने देखा है। परंतु कौन ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने वहां शांति स्थापित करने का काम नहीं किया गया हो?
सबने इस बात की एफर्ट्स की और हमने समर्थन किया। जब कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया कि कश्मीर में डेमोक्रेसी है वो रेस्टोर होनी चाहिए। हमें गाली देना हो तो चाहे जब दे दे, बहुत मुद्दे इनके पास गाली सुबह से शाम तक गाली देने के लिए टाइम ही टाइम पड़ा है, पर कश्मीर को एक गाली का विषय न बनाया जाए, आलोचना का विषय न बनाया जाए। डेमोक्रेसी का फेल्योर होना ये कश्मीर के लिए ठीक नहीं है, भारत की ओवरऑल छवि के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए जो कुछ वहां हो रहा है, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, सब कुछ हुआ, पहली बार नहीं हुई है, बहुत जगह हुई। परंतु जो ये ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था रमजान के महीने के अंदर किया, पीडीपी चाहती थी कि उसको कंटिन्यू करें, वो देश की जनता नहीं चाहती कि उसको कंटिन्यू करें। हमारे जवान जिस तरह से शहीद हो रहे थे, हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इसलिए जो फैसला किया वो देश की अस्मिता के लिए फैसला किया, केवल कुर्सी के लिए नहीं। अच्छा, अगर कुर्सी के लिए होते तो कुर्सी में बैठे हुए कौन रोक रहा था? अगर हम समर्थन वापस नहीं लेते तो कुर्सी में तो बैठे हुए थे ना। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कश्मीर को लेकर के अगर राजनीति करोगे तो क्षमा करना, फिर वो 1947-48 के पाप बोलने लगेंगे। कैसे बना कश्मीर? उमर अब्दुल्ला किसके कहने से मुख्यमंत्री बना? ये जो फारूक अब्दुल्ला के पिता। एक छोटा सा मेरा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल आपसे। सवाल ये है कि जब सरकार बन रही थी उस वक्त मोदी साहब की स्पीच की बात तो हो या फिर दूसरे नेताओं की स्पीच की बात, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि आतंकवाद की जन्नी सहित तमाम जो वक्तव्य है वो बीजेपी के नेताओं ने इलेक्शन के दरमियान दिए, लेकिन सरकार बनी वापस। आप लोगों का तर्क रहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति, यानी कि जो मतदाता है जिन्होंने अपनी अभिव्यक्ति, हमने उसका स्वागत किया है जी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो? ये तो सब मालूम था कि हालात इस तरह के बन सकते हैं। 3 विषय बहुत सीधे सीधे थे। वो चाहते थे कि युद्ध विराम जारी रहे रमजान के बाद, जो हमारे लिए संभव नहीं था किसी भी तरीके से। वो चाहते थे कि एप्सा को हटाया जाए, जिसके अंदर जो भारतीय सेनाएं हैं उन सेनाओं की तैनाती को कमी की जाए, उसको हटाया जाए। वो चाहते थे जीएसटी वहां पर लागू नहीं की जाए। वो ये चाहते थे कि अभी जिस पत्रकार की हत्या हुई, सुजात बुखारी की हुई, मैं कहता हूं कि जो आपका जो लोकल पुलिस का काम है वो लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और इसलिए भारत सरकार ने वहां स्टेबिलिटी के लिए, विकास के लिए सब कुछ किया। इसके बावजूद भी यदि वो ये चाहते हैं कि हमारे निर्दोष लोगों की हत्याएं होती रहे और हम इसको युद्ध विराम को जारी रखें, वो हमारे लिए संभव नहीं था। और इस कीमत के ऊपर हम सत्ता में रहना नहीं चाहते थे, सो उसे वापस विड्रॉ कर दिया। पर मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि कश्मीर में अगर राजनीति की बात सोचते हो तो फिर 48 से चालू कर दो। सबके एक एक पाप को सामने रखो, एक एक कर्म को सामने रखो, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन है कश्मीर में डेमोक्रेसी हो, 12% की जगह 60% पोलिंग हुआ। क्योंकि 47 से चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है 12% और बाइकॉट के अंदर 3% पोलिंग के ऊपर एमएलए और एमपी चुने गए। लखा साहब देखिए, आपने 7% पे लोकसभा चुनी है, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। लखा साहब, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि लंबे समय से एक वक्त का इंतजार किया जा रहा था, आप लोगों ने अभी वक्त आते ही विड्रॉ किया? यही अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती तो वहां की चीजों को लेकर के, क्योंकि सेना का सर्च ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो होना भी चाहिए था, समय की मांग है और कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी ऐसे आतंक सिर उठाता है तो ऑपरेशन होते रहे हैं और ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आतंक कहीं किसी राजनीतिक संरक्षण की वजह से या कहीं अगर पनप रहा तो उसे कुचला जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अवसर का इंतजार किया जा रहा था। यह हो सकता है कि कल ही महबूबा ये बात कहकर के विड्रॉ कर सकती थी कि हम सरकार लंबे समय तक नहीं चला सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, यह बात सामने आ सकती थी। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि महबूबा जी के पिताजी जब भारत सरकार के अंदर गृह मंत्री हुआ करते थे और जो हमारी बहुत विद्वान मित्र बैठे हैं, इनकी पार्टी भारत से उसको समर्थन देके उस सरकार को जिंदा रखे हुए थी। ये महबूबा का ये अपहरण हुआ था, आप और हम जानते हैं ना, अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा ये कहना है कि आप और हम ये मान के चले कि मुफ्ती गृह मंत्री किस कालखंड में था, इस बात को कहीं बैठ करके तो फैसला करिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। उस समय कौन समर्थन दे रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे भारत के? लेकिन लखा साहब बहुत लेट समझ में आई बीजेपी के भी ये बात, ये थ्योरी बहुत लेट समझ में आ रही है। कहा कि देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, जम्मू कश्मीर के हालात के लिए मैं नहीं चाहता कि वो हालात कोई बीजेपी के क्रिएटेड हो या हालात जो 1947 से चल रहे हैं उसके लिए जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं जरा शेयर बांटे। अगर यस में बांटना चाहते हैं तो उन पापों को भी शामिल करें अपने। बिल्कुल। चलिए, मैं आरसी चौधरी जी आपके पास ही आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी लगातार यही बात कह रही है जिस दिन सरकार बनी थी तब से कि
इस पृष्ठभूमि में जाना चाहिए कि आखिर ये जो प्रॉब्लम है इस देन किसकी है, आज हम जिसे फेस कर रहे हैं। राम माधव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही गई थी कि जो मेरा सवाल लखावत साहब से था, वहां भी किसी पत्रकार मित्र ने कहा था कि इतना लेट समझ में क्यों आया बीजेपी के, कितनी हालात वहां पे खराब है, पीडीपी किन हाथों में खेलना चाह रही है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कांग्रेस अगर सही समय पे समय रहते सारी चीजों का अगर ख्याल की होती तो ये हालात आज नहीं बनते। हालांकि गुलाम नबी आजाद का जो वक्त रहा उसे अप्रिशिएट भी लखावत साहब कर रहे हैं कि उस डेमोक्रेटिक सिस्टम था, हम तो उस वक्त भी तारीफ करते थे कि लोकतंत्र स्थापित हो रहा है वहां। योगेंद्र जी, जिस प्रकार से लखावत साहब ने कहा था कि कुर्सी के लिए कौन रोक रहा था, कुर्सी के लिए जब एक वहां का सैनिक रमजान के महीने पे ईद पे अपने घर जा रहा था, उसके भूतपूर्व सेनापति पिता ने कहा कि अगर मेरे बच्चे के, मेरे बेटे के कातिल 3 दिन में अगर उनको सजा नहीं दी गई तो मुझे हथियार उठाना पड़ेंगे। पूरे देश के अंदर चुनौती थी, पूरा देश जवाब मांग रहा था प्रधानमंत्री जी से, पूरा देश भाजपा के 56 इंच के सीने से जवाब मांग रहा था कि 56 इंच की जवान है वो आज मौन क्यों है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता जहां पे एक तरफा संघर्ष विराम का विरोध कर रहे थे, सेना ऑल आउट ऑपरेशन पे लगी हुई थी, क्या मजबूरी थी कि महबूबा जी दिल्ली पहुंचते हैं और एक दिन में निर्णय लेके वहां पे संघर्ष विराम की घोषणा कर दी जाती है। आखिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की सरकार आज कांग्रेस के 70 साल पे आरोप लगा के अपने नाकामियों को छिपा नहीं सकती, उसी जवाब देना होगा। कश्मीर के अंदर जहां कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की बात इनकी पार्टी के लोग करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ अपना सत्ता विस्तार के लिए, अपने वैचारिक मतभेद होने के बावजूद वहां पे कुर्सी पे आसीन हुई। एक तरफा संघर्ष विराम के दौरान 17 सैनिकों की शहादत गई, एक व्यक्ति की हत्या पे आजीवन कारावास है, 4 गुना वहां पे सैनिकों की शहादत 3 साल के अंदर बढ़ी। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, देश की जनता जब जवाब मांग रही तब अपना एक तरफा फैसला लेके देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकती। देश 2019 के चुनाव में जा रहा है और देश तमाम जगह पे जवाब मांगने के मूड में है। भारतीय जनता पार्टी इस बहकावे में ना रहे कि देश के लोग इस बात को आपको क्या लगता है? आरसी चौधरी जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है इसके सियासी मायने? आपको क्या लग रहा है इसका राजनीतिक लाभ के लिए सरकार बीजेपी ने ऐसा किया है? निश्चित रूप से सिर्फ ना उन्हें किसी देश से मतलब, ना उन्हें कश्मीरियत से मतलब, ना उन्हें वहां इंसानियत। मैं लौटूंगा, हम सनी साहब हमारे साथ, मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं आपके पास में लौटूंगा, मैं आपके पास में लौटूंगा। चले खैर, ये इसमें एक मेरी अपनी टिप्पणी हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में सरकार गिरी, पीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटा, महज एक खबर है, आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। लिहाजा लंबे समय से इस बात का एक अंदेशा सबको था कि अवसर का इंतजार है इस सहमात के खेल में, कौन पहले से बुनाने की कोशिश करेगा। अगर आज, जैसे मैंने लखावत साहब से भी कहा कि यह तय है, जो पिक्चर सामने दिखाई दे रही है, आज अगर बीजेपी अपने समर्थन को विड्रॉ नहीं करती, आने वाले 1 या 2 दिन में महबूबा मुफ्ती खुद कहती ही कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हम खुद इस्तीफा देते हैं। क्योंकि सेना किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, लेकिन अपना उसका एक एक्शन का प्लान है वो, जिसे, क्योंकि आगे आने वाले जो दिन हैं, अमरनाथ यात्रा है, रमजान का जो पाक महीना था वो निकल चुका है, उसके दरमियान भी जिस तरह से कई बार इस तरह की स्थितियों का फोर्स को सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी संयम बरता गया। तो एक, मैंने जैसे कहा कि एक अवसर का इंतजार था, बीजेपी इस उचित अवसर को बुना करके अपना विड्रॉ किया। अगर यही नहीं होता तो 2 दिन बाद में महबूबा ये बात कह करके खुद विड्रॉ कर सकती थी। ओम सैनी साहब हमारे साथ में बैठे। ओम जी, ये गठबंधन टूटा है, सरकार गिर गई है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लगता यह है कि प्रारंभ से ही, जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, तब से ही एक गलत रास्ता चुना गया, मुझे ऐसा लगता है। जो संवाद का रास्ता था वो एक तरीके से टूटा है, और संवाद का रास्ता भी अपनी शर्तों के साथ में आने का सिलसिला, क्योंकि घाटी का नौजवान जो है बहुत अलग किस्म से सोच रहा है और बहुत अलग किस्म से चल रहा है। उसको नियोजित तरीके से साथ में लेकर के और संविधान के तहत सारा सिलसिला किया जाता तो ये स्थितियां नहीं आती। जम्मू एक तरफ चला गया और घाटी के बाकी हिस्से, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे
श्रीनगर हो चाहे उसके पास का इलाका हो, वो एक तरफ चला गया। एक बड़ा साफ साफ विभाजन नजर आ रहा था। और साथ साथ में कठुआ की घटना से तो ये स्थापित हो गया कि एक तरफ मतलब उन मुजरिमों के सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे वो सामने आए। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो हिंदू मुसलमान वाला सिलसिला हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा खतरनाक सिलसिला था। ऐसा कभी घाटी में हुआ नहीं। घाटी में हमेशा संवाद के सिलसिले की बात होती रही, ये पहली बार हो रहा था। और ये सिचुएशन ऐसी बनी थी इस वक्त। अगर भारतीय जनता पार्टी, आप ठीक कहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पीछे न लिया होता तो महबूबा ये बात कह करके और लोकप्रिय बनने की चेष्टा करती और लोगों के बीच में फिर से अपनी राजनीति को स्थापित करने की चेष्टा करती। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेकर के और सरकार को गिरा दिया। उनको मालूम है कि गवर्नर उनका है, गवर्नर उनके मुताबिक सारा सिलसिला करेगा। सेना को जिस तरीके से प्रोएक्टिव बनाया। लेकिन ओम जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर गवर्नर शासन लगता है तो अगर बीजेपी पे आज अगर कोई बात सामने भी आती है तो जिम्मेदारी बड़ी बीजेपी की होगी अब, क्योंकि अगर राज्यपाल शासन भी लगा दिया जाता है तो वहां सिस्टम को सुधारना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी वहां पे, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो केंद्र सरकार। तो इस जवाबदेही से तो बीजेपी की मुझे लगता है कि अब ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के पास में होगी। देखिए, कुल मिला के बीजेपी बड़ी सुरक्षित है। लोकसभा के जो 3 मेंबर उनके चुने हुए हैं वो वहां पर वहीं रहेंगे। लोकसभा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा का सिलसिला है। विधानसभा के अगर ये भंग करके और जो भी कुछ अगर चुनाव का सिलसिला भी आता है और 2019 में कहीं करवाने का सिलसिला होता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओम जी, मैं रोकूंगा आपको, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद में वापस आप ही के पास आ रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये मुद्दा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार गिर गई है, उसको लेकर क्यों स्थितियां बनी, क्या रहा, वो आपने हमारे मजमून में देखा। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए, मैं ओम सैनी साहब के पास ब्रेक से पहले था, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस सियासी घमासान के बाद किसने क्या कहा, किस तरह के विचार सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के। बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी, ये बहुत ही सोच समझ के हमने गवर्नर साहब से कहा है कि इन हालात में जबकि किसी भी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं, तो फिर गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं। उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी कि रियासत के जो बहुत ही ज्यादा खराब हालात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करना होगा। अभी 5 बजे आपसे डिटेल में बात करेंगे। मीनवाइल शी हैज सबमिटेड हर रेजिग्नेशन टू द गवर्नर एंड सेंट इट टू। आज जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके, तबाह करके, अब बीजेपी सारा गुना पीडीपी के मत्थे फोड़ के भाग नहीं सकते। तो बीजेपी की सरकार, केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। Surprise to us also happening this abruptly. There was no such indications before. The situation was not very good in the valley, but the alliance partner was with us in all the decision making and everything. But there were certain issues where we had to fight somewhere in the court. This was protection of Article 3 and then 35A and many other things. We did go ahead with what we felt good for the people of Jammu and Kashmir. मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस सबका जवाब देना पड़ता है, जनता के सामने आना पड़ता है। इसलिए अगर ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है राजनीतिक निर्णय। तो चलिए, आपने सुना है सांसद शिवसेना संजय राउत भी और उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि वहां पे अब गवर्नर रूल लागू करना चाहिए। और महबूबा कह रही हैं कि बिल्कुल हम ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जिस प्रेशर में गवर्नमेंट चलाने के लिए कहा जा रहा था वो संभव नहीं है। उन्होंने ये भी अपने वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान के साथ भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं ओम सैनी साहब के पास में जाऊंगा एक बार फिर। ओम जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के
अगर राज्यपाल शासन भी वहां लगता है तो जिम्मेदारी बीजेपी के कंधों पे एक बड़ी होगी, और क्योंकि केंद्र की जवाबदेही होगी। अब महबूबा है वो भी अपना राजनीतिक रंग दिखाएगी वहां पे, आज नहीं तो कल जब भी चुनाव का एक अवसर होगा उसे फेस करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, सियासत है जम्मू कश्मीर को लेकर के, बहुत अलग किस्म की है। हम इसको दो फेज में देख सकते हैं। एक फेज वो देख सकते हैं जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और एक संवाद का दौर चला था, उससे चीजें सुधरने की सिलसिला आने लगा था और कुछ फौज का इस तरह से प्रोडक्टिव नहीं था। ये पहली बार हो रहा है कि फौज के जो जनरल हैं वो जिस तरीके से घुस करके अपनी बात कहने लगे। ये अनुमति मेरा ख्याल है कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी दल ने जो केंद्र में शासन कर रहा था उसने कभी ये अनुमति नहीं दी कि फौज का जनरल अपनी बातें कहने लगे, क्योंकि जो भी कुछ बोलता था या तो प्रधानमंत्री बोले या रक्षा मंत्री बोले। ये पहली बार हो रहा है कि फौज के जनरल को अनुमति दी जा रही है कि हमें कितनी छूट मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए, वो जाकर के लोगों को समझाने का सिलसिला कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी से अपने आप को बचाने का या डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने का तरीका है, और उसका बहुत बड़ा आपको वो करना पड़ेगा भुगतान। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से फौज को आगे बढ़ा करके सब चर्चा कर रहे हैं। ये तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि आने वाले दिनों में फौज ये तय करने लगे कि साहब ये शासन रहे या ना रहे, हम लोग क्यों ना अपने आप को वहां पर अलग चेहरा लेके आई थी, उसका ये क्या हाल हो रहा है। हमें चिंता होती है इस बात से, हमें दुख होता है कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी जो कांग्रेस का विकल्प बन के देश में उभर रही थी, वो किस तरीके के माहौल का शिकार हो रही है। चलिए आरसी चौधरी जी आपके पास में आऊंगा। गुलाम नबी आजाद साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने आखिर अपनी गलती मान ली है। देखिए, हालात सुधारने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हिस्सा है, ये सब लोग मानते हैं। कोई वर्तमान सरकार कहे ये कोई नई बात नहीं है, पहले से ये बात चलती आ रही है, आप लोग भी यही बात कहते रहे और हिंदुस्तान का एक आम नागरिक भी यही बात कहता है। लेकिन खुशी दुख ये एक अलग बात है जो कांग्रेस का स्टेटमेंट है। क्या इस बात को लेकर के गुलाम नबी आजाद साहब जब राज्यसभा में अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बुलेट जिस तरह का यूज कर रहे हैं, रबर गोलियां भी ले सकते हैं, वो अपना सुझाव भी दे रहे थे उस वक्त। उस बात को लेकर के गृह मंत्री ने कहा भी था कि बिल्कुल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हालात सुधारने के लिए कोई तो पहल करनी होगी। वहां पे हालात किस तरह से सुधर सकते हैं? कांग्रेस आलोचना के साथ साथ ये बता सकती है कि वास्तव में यहाँ चूक केंद्र सरकार की रही है और ये किया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से योगेंद्र जी आरसी चौधरी जी। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी की जो मेरे साथी बोल रहे थे प्रवक्ता बहुत ही वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं, और जिस प्रकार से सेना का राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जिस प्रकार सेना को उन्होंने शामिल किया है, मैं ये बताना चाहूंगी देश के आजादी के बाद में जिस प्रकार से हमारे एक सैनिक का सर वर्चुअल किया, उसको जिस प्रकार से एक बुरी तरीके से उनके शरीर के साथ में जो किया, वो पूरे देश के लिए रोंगटे खड़े करने वाला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार राजनीति में लेके आई। सर्जिकल स्ट्राइक इस देश के अंदर बहुत सी बार होती रही है। मैं सैनिक का खुद लड़का हूं और बहुत से सैनिकों से सुना है कि हम 10-10 साल लेके आए हैं पाकिस्तान से, लेकिन कभी भी सेना के अधिकारियों ने आके ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि सरकार के अधीनस्थ कहीं ना कहीं सेना होती है और उसी के इशारे पे सब चीजें होती हैं। उसके सैनिक के जो पोस्टर्स लेके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर गई। दूसरा, राजनाथ सिंह जी देश के गृह मंत्री हैं, वो जाते हैं कश्मीर के अंदर, पत्थरबाजों को अपने बच्चे बताते हैं, और सेना जो उन पत्थरबाजों के ऊपर, जो उन आतंकियों पर जो कार्रवाई करती है, उन पे अगर मुकदमे दर्ज करने का कहीं से कोई आदेश होता है तो केंद्र की अनुमति के बिना राज्य की सरकार उन पे मुकदमे दर्ज नहीं कर सकती। केंद्र ने अनुमति दी और वहां पे सेना पे मुकदमे दर्ज करवाए। सेना की जो मनोबल की जो बात करते हैं, आज हमारा जो जनरल है वो वहां पे सेनाध्यक्ष है, वो वहां पे इस इश्यू में जाके वहां पे उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है। सेना सिरोधारी है, सेना अनुशासित है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी, अगर इतनी नाकाम है तो क्यों नहीं केंद्र की कुर्सी उन्हें दे देती और सेना इस देश में शासन करने लग जाए? उसके ऊपर तो किसी की अंगुली है नहीं ना देश के अंदर। लोकतांत्रिक मूल्यों की कहीं ना कहीं व्यवस्था है, सेना का एक अधिकार है, सेना का एक उसका अनुशासन है, और सेना के प्रति इस देश के 137 करोड़ लोगों का सम्मान है। लेकिन सेना का राजनीतिकरण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने किया वो नहीं करना चाहिए। सेना पे जो मुकदमे दर्ज करने का जो काम किया वो नहीं करना चाहिए। बुरहान वानी जो आतंकवादी था उसको शहीद का दर्जा देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मनोबल गिराने का काम किसने किया? आप गलत कह रहे हैं। बुरहान वानी को उसे पैकेज दिया, उसको पैकेज दिया सर। बुरहान वानी को कोई पैकेज नहीं दिया, गलत आप जानकारी दे रहे हैं। बुरहान वानी को बिल्कुल पैकेज नहीं दिया गया, और बुरहान वानी को कभी भी ना देखिए
बीजेपी ने इस बात के लिए कहा और ये हम देखें जो देखिए बीजेपी देखिए राज्य के अंदर सरकार है, एक दिन में एक कल तक तो आप सांझे के अंदर सरकार चलाते हैं, आज ये कहते हमने नहीं है। आखिर कैसे हो सकता है एक आदमी जब सरकार जब पीडीपी और बीजेपी की है, पीडीपी और बीजेपी की सरकार है, जब वो एक सचिवालय में बैठ के बुलेट प्रूफ सचिवालय में बैठ के जब वो आदेश निकालते हैं, फिर वो अपनी कर्तव्य निष्ठा से कैसे बच सकते हैं? क्यों नहीं दिया उस दिन उन्होंने आदेश? आज ये कहें कि वो पीडीपी का निर्णय था, तो जिस दिन पीडीपी ने वो निर्णय लिया उस दिन क्यों नहीं उन्होंने साथ छोड़ा? का निर्णय नहीं था और उसमें भी गवर्नमेंट देखिए ये चीज नहीं हो सकती। दूसरा देखिए मैं योगेंद्र जी एक और बात जो जोड़ना चाहता हूं। अभी यूएनओ की रिपोर्ट आई 14 तारीख को, गुरुवार को। यूएनओ ने यह कहा कि कश्मीर के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी केंद्र की सरकार ने उसको खारिज किया, केंद्र की सरकार ने खारिज किया। देखिए हमने आपको सुना, आपने सुना। देखिए आप योगेंद्र जी जब डिबेट चले तो योगेंद्र जी बीच में कहां से आगे, योगेंद्र जी बीच में कहां से आगे? देखिए योगेंद्र जी ये देश की सिक्योरिटी है और मेरा ये कहना है योगेंद्र जी ये राष्ट्रद्रोह है। मेरा कहना है कि ये कहना है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराइए, अगर है तो आप राष्ट्रभक्त मुकदमा दर्ज कराओ आप हमारे पे, राष्ट्रभक्त मुकदमा दर्ज कराइए, ऐसे राष्ट्रभक्त दर्ज कराइए। आप भाषा बोल रहे हैं, अरे पीडीपी की भाषा आप, पीडीपी ने 3 साल में पीडीपी की भाषा सीखी आपने। सर मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं इस तरह की भाषा बोलते हैं यूएनओ, आप आरोप को स्वीकार कर रहे हैं, आप भारत के ऊपर लगने वाले राम माधव ने स्वीकार किया, राम माधव ने स्वीकार किया, राम माधव ने यह स्वीकार किया, राम माधव ने 19 जून को लखनऊ साहब क्षमा कीजिएगा एक बात सुनिए, राम माधव ने स्वीकार किया सर, राष्ट्रद्रोही भाषा बोलने के लिए स्वीकार नहीं कर राम माधव ने मैं सुन रहा हूँ, आप प्रेस विदेशों के दबाव में पूछा गया उनसे कि यूएनओ की रिपोर्ट हाल में सवाल सुनिए, पहले पूरा सवाल और जवाब सुनिए आरसी चौधरी जी। उसमें पूछा गया था कि पाक अतिरिक्त जवाब दीजिए सर आप सुनिए तो सही, आरसी चौधरी जी पहले एक बार सुनिए आप। उसमें पूछा गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर और भारत का अपना जो एरिया है उसमें ह्यूमन राइट्स का वोलेशन हो रहा है, ये बात यूएन की रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने कोट किया था। तो राम माधव ने साफ कहा कि इस पे केंद्र सरकार जवाब दे चुके, हम उसे खारिज करते हैं, हम सहमत नहीं है। ये बातें तो स्वीकार अब जवाब दे दूं मैं, अब मैं बोलूं कसम मांगनी चाहिए आपको, कसम मांगनी चाहिए आपको, जो दिया है उसको कसम मांगनी चाहिए। 3 साल तक सत्तारूढ़ कुर्सी पे बैठे रहे, कश्मीर को नष्ट कर दिया, कश्मीर के युवा पीढ़ी को बखेल दिया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। मैं माफी चाहूंगा, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं बैठ सकते जो राष्ट्रद्रोहिता की बात करते हैं। यहाँ समय ये कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही वो है जो जवाब नहीं दे सकते। आप हमारे राष्ट्रद्रोह का मुद्दा कीजिए, जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब नहीं दे सकते, कहता है कि जो जवाब नहीं दे सकते उन्हें करना चाहिए, समर्थन जो जवाब नहीं दे सकते उन्हें माफी मांगना चाहिए, के लोग बात जो जवाब नहीं दे सकते उन्हें माफी मांगना चाहिए। समर्थन कर रहे हैं, राम माधव ने स्वीकार किया है, नहीं किया, गलत, राम माधव ने स्वीकार किया है। चलिए समय का ख्याल रखते हुए हम राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए, वरना आप राष्ट्रद्रोही है, मुकदमा दर्ज कीजिए आप मेरे राष्ट्रद्रोही का, नमस्कार, जाने से कुछ नहीं होगा।